मैं बताता हूँ, एक बार ये मैं खत्म करा देता हूँ और फिर उसके बाद आपको डिटेल बताता हूँ। अच्छा, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया? ओके, शुरू करूं यार, ऑलरेडी थोड़ा लेट हो गया, 10-15 मिनट। हमने आज चैप्टर शुरू करना है, बहुत ध्यान से देखना। द चैप्टर इज सेमीकंडक्टर। कौन सा चैप्टर है बोलो बेटा? सेमीकंडक्टर। सिलेबस का आपका लास्ट चैप्टर है। हमने एटम एंड न्यूक्लियाई थोड़ा होल्ड पे डाला है, हम एटम न्यूक्लियाई नेक्स्ट स्टेज पर करेंगे, पहले सेमीकंडक्टर करते हैं। प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर है, छोटा मोटी चीजें आती होती है। 7-8 नंबर का पेपर अकेला इस चैप्टर से आता है। फुल ऑन स्कोरिंग चैप्टर, फुल ऑन स्कोरिंग चैप्टर। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत ही इजीली आप इस चैप्टर को समझ सकते हो। सबसे पहले मेरे को बताओ, सुनना बहुत ध्यान से, कौन सी एनर्जी से बैठोगे यार, ठीक है? क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल है नहीं, थ्योरी है। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन रखोगे तो मजा आएगा, और अगर कॉन्सेंट्रेशन नहीं रखोगे तो जल्दी बोर हो जाओगे, ठीक है? लेकिन चैप्टर मजेदार बहुत है, बहुत मजेदार है, प्रैक्टिकल लाइफ बेस्ड चैप्टर है, मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। तुमने कहानी सुनाता हूं, सुनो कहानी। टीवी देखा है? टीवी, पेट वाला टीवी देखा है? पेट वाला टीवी, अरे पहले जो टीवी होता था, पेट वाला टीवी देखा है? देखा नहीं देखा है? उस टीवी को कभी साइड से देखा है कैसे काम करता है? कभी देखा है? नहीं देखा होगा यार, तुम्हें कहां जरूरत पड़ी होगी। जब मैं छोटा था मेरे घर में, सबके घर में, तब जब मैं छोटा था पेट वाला टीवी ही था, ठीक है? तो उस पेट वाले टीवी के अगर तुम साइड से देखो ना, मतलब चाहे फ्लैट आता पर टीवी पीछे ऐसे ही निकला होता था, सारा पोर्शन उसका निकला हुआ होता था। उसके अंदर में लगा होता था वैक्यूम ट्यूब। क्या लगा होता था उसके अंदर में? वैक्यूम ट्यूब। क्या लगा होता था बोलो? वैक्यूम ट्यूब। उस टीवी और टीवी का डिफरेंस आप देख रहे हो, है ना? वो बिल्कुल ही स्लिम हो चुका है और वगैरह सब कुछ हो चुका है। इतना बड़ा जो रेवोल्यूशन है ना इस इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में, वो ये लेकर आया है। अगर आपने रिसेंटली, अभी तुम में से कोई कार खरीदने गया हो, राम गया था लेने के लिए, या तुम लोगों में से किसी की कार आई हो, तो कार वाले ने बोला होगा आजकल सेमीकंडक्टर शॉर्टेज चल रही है। सुना ये शब्द? तो राम ने सुना होगा, तुमने सुना होगा, नहीं सुना तो एक दिन बुक करने चले जाओ, टच ड्राइव लेने चले जाओ, पैसे नहीं लगते होते हैं यार, उसके कोई पैसे नहीं लगते होते। चले जाओ वैसे ही घूमने के लिए, कोई भी कार देखने चले जाओ, रेंज रोवर देखने चले जाओ, रेंज रोवर विला, नहा के जाना, नहीं तो बाहर कर दो, बैठ के देगा अंदर विलार में। तो उसको तुम बोलो कि मेरे को साथ ही साथ डिलीवरी दे दो, कहेगा कि नहीं मिल सकती। वर्ल्ड वाइड किसकी शॉर्टेज चल रही है? सेमीकंडक्टर। ये जितना कुछ तुम देखते हो ना, बटन दावा और ये बाहर निकल गया, गेट खोला, सीट पीछे हो गई, एक टच किया, ये सब कुछ, ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? कितनी खतरनाक चीज है, तुम समझ लो। इसके अंदर प्रोग्रामिंग होती है। अगर आप इंजीनियरिंग करोगे, इसको जाके आगे पढ़ोगे, देखोगे इसे सेमीकंडक्टर के अंदर में ही हम प्रोग्राम ठूसते हैं। जो चिप है, चिप जिसको कॉमन शब्दों में बोलते होते हैं, वो चिप सेमीकंडक्टर का ही पार्ट है। और सेमीकंडक्टर ने ही इस पूरी दुनिया को बदल दिया, वो तुम्हें देख के ही पता लगता होता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल तुम कहां देखते होते हो? अपने टीवी में। जो टीवी मोटा था वो बिल्कुल पतला हो गया। वो मोटा क्यों था? क्योंकि उसके अंदर लगा हुआ क्या था? वैक्यूम ट्यूब्स। क्या लगे थे उसके अंदर? वैक्यूम ट्यूब्स। और वैक्यूम ट्यूब्स की जो जगह है वो सेमीकंडक्टर के डिवाइसेस ने ले ली, जिसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो सबसे पहले हम एक कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं कि क्या है वैक्यूम ट्यूब और क्या है सेमीकंडक्टर। यहां से शुरू, एक तरफ लिखो वैक्यूम ट्यूब और इधर लिखो सेमीकंडक्टर। इसके पहले एक हेडिंग लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। एक चीज और सुन लो, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, इसके पहले भी एक चीज। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हो बोलो बेटा? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में। तुमको मैंने पहले भी ये बात बताई थी, मैं दोबारा बोल रहा हूं। आप इलेक्ट्रिक डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का डिफरेंस समझते हो? ये फैन कैसा डिवाइस है? इलेक्ट्रिक डिवाइस। ये कैसा डिवाइस है? इलेक्ट्रिक डिवाइस। तुम्हारा फोन कैसा डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तुम्हारे घर में मोटर लगा हुआ पानी का, कैसा डिवाइस है? इलेक्ट्रिक डिवाइस है। एसी इलेक्ट्रिक डिवाइस है। लेकिन लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस।
तो लिखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लिखो एनी डिवाइस whose action is based any device whose action is based on any device whose action is based on controlled flow of electrons, just शुरू किया है, any device whose action is based on controlled flow of electrons through it, whose action is based on controlled flow of electrons through it, controlled flow of electrons through it is called semiconductor. Sorry, is called electronic device. Is called electronic device. Sorry, is called electronic device. है ना? इलेक्ट्रिकल डिवाइस में हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिकल डिवाइस में हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को क्या कर सकते हैं, बोलो बेटा, कंट्रोल कर सकते हैं। वहां पर हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। दोनों लिखो, वैक्यूम ट्यूब और सेमीकंडक्टर। फर्स्ट पॉइंट लिखो वैक्यूम ट्यूब में, फर्स्ट पॉइंट लिखो वैक्यूम ट्यूब में। बेसिकली मैं पॉइंट पे जब बात कर रहा हूं तो मैं वैक्यूम ट्यूब्स के डिमेरिट्स लिखवा रहा हूं कि क्यों हमने वैक्यूम ट्यूब्स को छोड़ दिया, और जब मैं सेमीकंडक्टर लिखवा रहा हूं तो मैं सेमीकंडक्टर के मेरिट्स लिखवा रहा हूं। तो ध्यान से लिखना, सबसे पहले डिमेरिट में लिखो वैक्यूम ट्यूब के बल्कि साइज। पहले सारा वैक्यूम ट्यूब लिख लो, पहले सारा वैक्यूम ट्यूब लिख लो। फर्स्ट पॉइंट बल्कि साइज, सेकंड पॉइंट किसमें लिख रहे हो पॉइंट, वैक्यूम ट्यूब। क्या लिख रहे हो वैक्यूम ट्यूब के डिमेरिट्स, डिमेरिट। पहला डिमेरिट क्या है, बल्कि साइज। सेकंड पॉइंट लिखो क्रिएशन ऑफ वैक्यूम, क्रिएशन ऑफ वैक्यूम फॉर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डिफिकल्ट, क्रिएशन ऑफ वैक्यूम फॉर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डिफिकल्ट। थर्ड पॉइंट, हाई ऑपरेशनल कॉस्ट। थर्ड पॉइंट, हाई ऑपरेशनल कॉस्ट। फोर्थ पॉइंट, requires high input voltage, requires high input voltage। Fifth point, low reliability, low reliability and high maintenance, low reliability and high maintenance। बात समझ में आ रही है, लो रिलायबिलिटी एंड हाई मेंटेनेंस, ये सारे पॉइंट्स हैं। अब लिख लो मेरिट्स ऑफ सेमीकंडक्टर, मेरिट्स ऑफ सेमीकंडक्टर। पहला, डिजाइन इज वेरी स्मॉल सर्किट, डिजाइन इज ऑफ वेरी स्मॉल सर्किट, उसको हम कहते हैं आईसी। क्या आपने कभी आईसी का नाम सुना है बेटा? आईसी इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी को हम क्या कहते हैं, बोलो बेटा? इंटीग्रेटेड सर्किट। सेकंड पॉइंट, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ, there is no requirement of cathode heating, there is no requirement of cathode heating। इसका मतलब समझाता हूं तुम्हें। आपने ऑब्जर्व पता नहीं किया है कि नहीं किया है, पुराने जमाने वाले टीवी को अगर आप ऑन करो ना तो साउंड, अभी भी टीवी में देख लो कई बारी साउंड पहले आता है, पिक्चर बाद में आती है। और पुराने वाले में तो पिक्चर और बाद में आती थी। वो क्यों बाद में आती थी? जैसे ही आप टीवी ऑन करते थे, इलेक्ट्रॉन, वहां पर ना वैक्यूम ट्यूब लगा होता। क्या लगा होता उसके अंदर? एक वैक्यूम ट्यूब।
इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर वैक्यूम ट्यूब तक मूव करता हुआ आता था। ये जो टीवी की स्क्रीन होती थी ना, तुम देख लो पुराने टीवी में जो बंद होता था ना, वो व्हाइट सी स्क्रीन होती थी, थोड़ी सी सिल्वरिश स्क्रीन होती थी। इट वाज जिंक सल्फेट की कोटिंग होती थी, उस पे जेडएनएस की कोटिंग होती थी। मेरी बात समझ में आ रही है? जेडएनएस की कोटिंग होता क्या था, एक वैक्यूम ट्यूब होता था, उससे इधर से इलेक्ट्रॉन्स आते थे, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन टकराता था और फिर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होना शुरू हुआ। ये प्रोसेस टाइम टेकिंग प्रोसेस, यही वो पीछे जो उसके डिमेरिट में बोला हुआ है कि वो वैक्यूम को क्रिएट कर पाना वहां पर मुश्किल पार्ट था। वैक्यूम को क्रिएट कर पाना वहां पर क्या था बोलो बेटा, मुश्किल पार्ट था, जो यहां पर क्या है, बहुत ही इजी है। थर्ड पॉइंट लिखो मेरिट्स में, देयर इज नो टाइम लैग, देयर इज नो टाइम लैग। हेलो, बिल्कुल ठीक है सर, मैं क्लास में था सर, कोई जरूरी काम थी सर, मैं मैम से बात करा था। हाँ जी, अच्छा जी, ठीक है बेटा। क्या लिखा लास्ट पॉइंट आपने, देयर इज नो टाइम लैग। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लो ऑपरेशनल कॉस्ट। फोर्थ पॉइंट, लो ऑपरेशनल कॉस्ट, लो ऑपरेशनल कॉस्ट। लास्ट पॉइंट लिखो, लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी एंड लो मेंटेनेंस। इससे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, इट वाज जस्ट फॉर योर नॉलेज। कोई छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाए सेमीकंडक्टर के बारे में तो इसके लिए। अभी जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप मान के चलो कि इस पे बेस्ड आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन या ये पूरा का पूरा एज इट इज क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में आपके पेपर में देखने के लिए, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने के लिए सकता है, डायरेक्ट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इजी टॉपिक। द टॉपिक इज classification of matters on the basis of band diagram. Classification of matter or solids classification of solids on the basis of band diagram. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड डायग्राम। अब बताओ, सॉलिड की वाइड क्लासिफिकेशन कौन कौन सी है बोलो बेटा, 3 है। सबसे पहला कौन सा बोलो बेटा, मेटल्स, और इट इज ऑल्सो नोन एज योर कंडक्टर्स। द सेकेंड इज योर नॉन मेटल्स और insulators, and the third is your semiconductor. मेटल्स कैसी चीज होती है बोलो बेटा, जिसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, हम सबको पता है। और इंसुलेटर या नॉन मेटल कौन होता है, जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ही पुअर होती है।
और सेमीकंडक्टर कौन है बेटा? जिसकी कंडक्टिविटी मॉडरेट होती है। यस और नो? ओके, अब अगर मैं इसकी क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे करूंगा? बैंड डायग्राम। तो तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा सबसे पहले कि सर ये बैंड डायग्राम क्या चीज होती है? देखो क्या होता है, किसी भी चीज के पास जब कंडक्टिविटी होती है, किसी चीज कहने का मतलब क्या है, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, चाहे वो नॉन मेटल हो, उसके पास जब कंडक्टिविटी होती है, वो कंडक्टिविटी होती क्यों है? वो कंडक्टिविटी इसलिए होती है कि उसके पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो कंडक्टिविटी क्यों होती है? बोलो बेटा, उसके पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां हो? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां पर हो बेटा? तो फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में हो। अब ये कंडक्शन बैंड क्या है? तो आपने वैलेंस बैंड का नाम सुना होगा, सुना ना वैलेंस बैंड का नाम? क्या होता है वैलेंस बैंड? आउटर मोस्ट शेल और आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज नोन एज माय वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में जब इलेक्ट्रॉन होगा, और आपने पीछे क्या पढ़ा, अगर आप इलेक्ट्रॉन को थोड़ी भी एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कहां चला जाएगा? कंडक्शन बैंड में। अगर आप उसको थोड़ी भी एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कहां चला जाएगा? कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड क्या होता है, इस बात को समझो थोड़ा सा। कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन के पास सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन के पास सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। वो जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास होगी फॉर कंडक्शन, उस एनर्जी लेवल को हम क्या कहेंगे? कंडक्शन बैंड। उसको हम क्या कहेंगे? बोलो बेटा, कंडक्शन बैंड। तो मैं जो बैंड बना रहा हूं, एक्चुअली मेटल के अंदर में इस तरह से बैंड होता नहीं है, इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, कौन कौन से बैंड होते हैं? बोलो बेटा, दो तरह के बैंड होंगे, बस सिंपली हम इनको ऐसे बनाएंगे पेपर में। जो ऊपर बैंड है उसको हम क्या कहेंगे? बोलो बेटा, कंडक्शन बैंड। और जो नीचे में बैंड होगा उसको हम क्या कहेंगे? बोलो बेटा, वैलेंस बैंड। जो ऊपर में बैंड होगा उसको हम क्या कहेंगे? बोलो बेटा, कंडक्शन बैंड। और जो नीचे में बैंड होगा उसको हम क्या कहेंगे? बोलो बेटा, वैलेंस बैंड। और इन दोनों बैंड के बीच में जो गैप होगा, इट इज नोन एज फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसको हम क्या कहते हैं? बोलो बेटा, फॉरबिडन एनर्जी गैप। इन दोनों के बीच में जो जगह है, इसको हम क्या कहेंगे? बोलो बेटा, फॉरबिडन एनर्जी गैप। और ये जो एनर्जी गैप है, ये जितना, ये एनर्जी का गैप है, मतलब समझो जरा सा, मतलब इस यहां पर क्या होगा? वैलेंस बैंड के यहां पे इलेक्ट्रॉन्स होगा फील्ड, इस जगह पर, बिल्कुल यहां पर आकर, यहां पे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होगा वैलेंस बैंड पे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये वैलेंस बैंड के यहां पर इस तरह से इलेक्ट्रॉन होगा, और जैसे ही आप एनर्जी दोगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां चला जाएगा। नहीं मेरी बात समझ में आ रही है? अगर इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी, ये एनर्जी गैप है, कैसी गैप है? डिस्टेंस नहीं है, एनर्जी का गैप है। जैसे मान लो अक्षत को एक मोबाइल पसंद आया, और वो मोबाइल जितने का है और जितने इसके पास पैसे हैं, उसके बीच में 5,000 रुपए इसको कम पड़ रहे हैं, तो वो 5,000 रुपए क्या है? मनी गैप। बात समझ में आ रही है? वो 5,000 रुपए क्या है? मनी गैप। अगर इसको कहीं से वो 5,000 रुपए मिल गए, तो ये 5,000 रुपए लेकर जो इसकी पसंद की मोबाइल है वो खरीद के ला सकता है। सिमिलरली इस इलेक्ट्रॉन को वहां तक जाना है, तो ये डिस्टेंस का गैप नहीं है, किसका गैप है? एनर्जी गैप है। इतनी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स के पास कम है। अगर वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी, तो वो वैलेंस बैंड से जंप करके कहां पहुंच जाएगा? कंडक्शन बैंड में। और हर इलेक्ट्रॉन की यह टेंडेंसी है कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होगा, उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही बेटर होगी। नहीं मेरी बात समझ में आई? कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे, उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही बेटर होगी। ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है। तो सॉलिड के केस में क्या होता है, मैं पहले समझा देता हूं, फिर डायग्राम बनवा दूंगा। सॉलिड के केस में ये फॉरबिडन एनर्जी गैप या तो बहुत कम होता है या बिल्कुल ही नहीं होता है। नहीं मेरी बात समझ में आई? सॉलिड के केस में ये फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होगा? बोलो बेटा, ऐसे आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी कोई बात नहीं। ये एनर्जी गैप जो है वो क्या होगा? या तो बहुत कम होगा या फिर होगा ही नहीं। नहीं होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, वो कंडक्शन बैंड से कहां पहुंच जाएगा? बैंड में। अगर गैप बहुत थोड़ा होगा तो भी पहुंच जाएगा। दूसरी कौन सी होगी? दूसरी होगी अपने पास नॉन मेटल।
नॉन मेटल्स की कंडक्टिविटी होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है। तो नॉन मेटल्स के केस में ये जो बैंड गैप है, बैंड गैप ये काफी ज्यादा हो। तो ये नॉन मेटल्स है, इसके केस में ये जो बैंड गैप है ये काफी ज्यादा होगा। ये बैंड गैप बहुत ज्यादा होगा तो इससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कंडक्शन वैलेंस बैंड में तो होगा, लेकिन वो कंडक्शन बैंड तक पहुंच ही नहीं पाएगा, है ना। मान लो अक्षत के पास 2000 रुपए है और जो इसको मोबाइल पसंद है वो 1,02,000 का है, तो ये गैप इतना ज्यादा है कि इधर से मिलने के कोई जुगाड़ नहीं है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? जब 5,000 कम थे तो ये वेट कर रहा था, एक आधा रिश्तेदार के घर गए या 2-4 आए तो बात बन जाएगी। लेकिन ये जो वाला जो गैप है, ये रिश्तेदार एक आधा निकल ले तो भी नहीं बात बनेगी। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे कंडक्शन वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो इन केस ऑफ इंसुलेटर दिस गैप विल बी लार्ज। ये गैप फिर से मैं बता रहा हूं, ये डिस्टेंस में मेजर नहीं होगा। ये गैप किसमें मेजर होगा बोलो बेटा? एनर्जी में मेजर होगा। ये गैप डिस्टेंस में मेजर नहीं होगा, ये गैप किसमें मेजर होगा? एनर्जी के टर्म्स में मेजर होगा। क्या मेरी बात क्लियर है पूरी तरह से? आपको दूसरी की बात समझ में आ रही होगी। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है कि कम होती है? बीच बीच की होती है। इसका गैप भी कैसा होगा? बीच बीच सा होगा। इसकी गैप भी बहुत ज्यादा भी नहीं होगा और बहुत कम भी नहीं। क्या पूरी बात समझ में आ गई? चलो लिखते हैं। देखो सबसे पहले द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स इज एक्सप्लेन्ड, the structure of solid is explained on the basis of two energy bands, on the basis of two energy bands। पहला वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड में लिखना इट कंसिस्ट ऑफ फिल्ड ऑर्बिटल। वैलेंस बैंड में लिखना इट कंसिस्ट ऑफ फिल्ड ऑर्बिटल। दूसरा कंडक्शन बैंड, दूसरा लिखना कंडक्शन बैंड। इट इज एम्प्टी एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। कंडक्शन बैंड इट इज एम्प्टी एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। तो एक क्या हो गया मेरे पास बोलो बेटा? वैलेंस बैंड। और दूसरा क्या हो गया मेरे पास बोलो बेटा? बोलो यार, कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड क्या होता है? जनरली फील्ड होगा। और कंडक्शन बैंड क्या होगा बोलो बेटा? एम्प्टी। कब? और ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट लिखो, बोथ द बैंड्स आर सेपरेटेड, both the bands are separated by a gap, both the bands are separated by a gap known as energy gap, known as energy gap। इसमें पहला लिखो कंडक्टर्स और मेटल। क्या बोले बेटा? कंडक्टर और मेटल। फिर से देखो, ऊपर वाला बैंड कौन सा होता है बोलो? याद हो जाएगा। ऊपर वाला बैंड कौन सा होता है? कंडक्शन बैंड। और नीचे वाला बैंड कौन सा होता है? वैलेंस बैंड। याद रखना है। यहां पर एनर्जी गैप ज्यादा है, कम है कि है ही नहीं? है ही नहीं बेटा। देखो ये वाली पोर्शन ओवरलैपिंग की है, तो यहां एनर्जी गैप इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। इससे क्या फायदा होगा बोलो बेटा? इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के जंप करके जा सकेंगे कंडक्शन बैंड में। बोलो यस और नो। बात समझ में आ रही है? या फिर इसमें दूसरी कंडीशन हो सकती है, वो क्या हो सकती है बोलो बेटा? ये मेरे पास कंडक्शन बैंड है, ये मेरे पास वैलेंस बैंड है, और ये जो गैप होगा Eg ये बहुत ही कम होगा। दिस इज माय
forbidden energy gap. पहले नोट डाउन कर लो इसको फटाफट। डन बेटा? लिखना। नहीं बेटा, दोनों ही कंडक्टर के केस में थोड़ा सा ही है। लिखोगे इन केस ऑफ कंडक्टर्स, in case of conductors the energy gap, in case of conductors the energy gap between bands, the energy gap between bands is very small, the energy gap between bands is very small as in sodium or potassium, as in sodium or potassium, or sodium or potassium, as they overlap, as they overlap each other, as they overlap each other like in zinc or magnesium, or they overlap each other like in zinc or magnesium. Thus in conductors, electrons are available for conduction. Thus in conductors, electrons are available for conduction in conduction band, in conduction band at ordinary temperature, at ordinary temperature. बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट लिखो फर्मी लेवल और फर्मी एनर्जी। इसकी डेफिनेशन कई बार आती है, इसी के अंदर लिखना, वो हर जगह पर ही कॉमन। फर्मी लेवल और फर्मी एनर्जी, फर्मी लेवल और फर्मी एनर्जी लिखो। द हाईएस्ट एनर्जी लेवल, the highest energy level in the conduction band, the highest energy level in the conduction band filled up with electron, filled up with electron at absolute zero, filled up with electron at absolute zero is called Fermi level. Filled up with electron at absolute zero is called Fermi level, and the energy corresponding
and the energy corresponding at Fermi level at the energy corresponding to Fermi level. The energy corresponding to Fermi level is called Fermi energy. Is called Fermi energy. समझना बात को समझना। पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ लो, डेफिनेशन पढ़ो, फिर से पढ़ो। क्या कहता है? द हाईएस्ट एनर्जी लेवल इन द कंडक्शन बैंड filled up with electron at absolute zero is called Fermi level and the energy corresponding to Fermi level is called Fermi energy. बिना बोले समझ में आ गई होगी बात, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखना। यहां पर मान लो मेरे पास क्या है, बोलो बेटा इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या है बोलो बेटा मेरे पास इलेक्ट्रॉन। रूम टेम्परेचर पे मैं कोई एनर्जी नहीं दे रहा, रूम टेम्परेचर पे अपने आप जितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए, जितने हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां पहुंच जाए बोलो बेटा कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए। किस जगह पर? किस जगह पर? एट रूम टेम्परेचर। ये कब हो जाए बोलो बेटा? एट रूम टेम्परेचर। तो जितनी दूर तक एनर्जी पहुंच गई, जिस लेवल तक एनर्जी पहुंच गई, इस लेवल ऑफ एनर्जी को क्या बोलेंगे बोलो बेटा? फर्मी लेवल। और इसके पास उस फर्मी लेवल में जितनी एनर्जी होगी, दैट एनर्जी विल बी नोन एज फर्मी एनर्जी। आपको डायग्राम में बनाने की जरूरत है तो अलग से बनाना, इसके अंदर में वो डायग्राम मत बनाना, ठीक है? या फिर आप कई बार बुक में देखोगे ऐसे डैश 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 लाइन से फर्मी लेवल या फर्मी एनर्जी आपको कई बार बुक में मिले। पूरी बात क्लियर हो गई? फिर से समझ लो, हम पूरे मेटल को, पूरे तरह के मटेरियल्स को किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ बैंड डायग्राम। किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं बोलो बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ बैंड डायग्राम। कौन कौन सा बैंड? कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। कौन कौन सा बैंड बोलो बेटा? कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। बोलो यार, कौन कौन सा बैंड? कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड कहां होता है? ऊपर। और नीचे कौन होता है? वैलेंस बैंड। ऊपर कौन होता है बोलो बेटा? कंडक्शन बैंड। नीचे कौन होता है बोलो बेटा? वैलेंस बैंड। अच्छा जी, एनर्जी कहां से कहां जंप करके जाएगा? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। एनर्जी कहां से कहां जंप करके जाएगा बोलो बेटा? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। जो उनके बीच का गैप है उसको हम क्या कहेंगे बोलो बेटा? फर्मी एनर्जी लेवल। जो उनके बीच का गैप है उसको हम क्या कहेंगे बोलो बेटा? फर्मी फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या कहेंगे उसको बोलो बेटा? फॉरबिडन एनर्जी गैप। और जीरो टेम्परेचर पे जितना लेवल वो फिल हो जाएगा उसको हम क्या कहेंगे बोलो बेटा? फर्मी एनर्जी लेवल। पूरी बात क्लियर है? नेक्स्ट लिखो, रब कर देता हूं। नेक्स्ट लिखो इंसुलेटर। इंसुलेटर केस में फिर देखो क्या होगा बोलो बेटा? दो बैंड होगा मेरे पास। ऊपर वाला बैंड क्या कहलाएगा बोलो बेटा मेरे पास? कंडक्शन बैंड। और नीचे वाला बैंड क्या कहलाएगा बोलो बेटा मेरे पास? वैलेंस बैंड। और ये जो इनके बीच का गैप होगा ये क्या होगा मेरे पास? Eg। और यहां पर जो एनर्जी गैप है ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा होगा। डायग्राम बनाओ, देखो फिर। मीटिंग दोबारा शुरू की। लिखो इन insulators the energy gap between the bands
in insulators, the energy gap between the bands is more than 3 electron volt. Is more than 3 electron volt. Between the bands is more than 3 electron volt. Such that even at high excitation potential, even at high excitation potential, the conduction band, even at high excitation potential, the conduction band does not have, the conduction band does not have sufficient concentration of free electrons, sufficient concentration of free electrons. Hence, it will have poor conductivity. Hence, it will have poor conductivity. Hence, it will have poor conductivity. Third is semiconductor. ये एनर्जी गैप ना कई बुक में अलग अलग ऐसे दिया हुआ है, कंफ्यूज मत होना उससे. कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, एनर्जी गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन. लिखो द कम होगा ना सेमीकंडक्टर. लिखो द क्लास ऑफ मटेरियल, the class of material in which the energy gap between the bands, is less than 3 electron volt, such that the ordinary excitation potential, there is sufficient free electron available, in conduction band, which accounts for moderate conductivity of semiconductors. Moderate conductivity of semiconductors. At ordinary temperature, the conduction band does not have sufficient electrons, which explains
moderate resistivity of semiconductor, which explains moderate resistivity of semiconductor. ये सब मैंने आपको क्यों लिखवाया है? ये कंप्लीट 3 मार्क्स का आंसर है। मेरी बात समझ में आ रही है? आप साथ में दो लिख दो। फॉर एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल छूट गया। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन जर्मेनियम, फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन जर्मेनियम। इंसुलेटर में कोई 2 एग्जाम्पल दे दो, इंसुलेटर में कोई 2 एग्जाम्पल दे दो, है ना, प्लास्टिक दे दो, वुड दे दो। बात समझ में आ रही है? इसमें से अगर आप कुछ भी छोड़ोगे तो मार्क्स कटेंगे, ठीक है? आप बुक में देखोगे पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। मैंने आपको कंसाइज फॉर्म में बिल्कुल मिटन उतना ही दिया जितना आपने लिखना है। इससे मेरी बात सुन लो, बहुत ध्यान सुन लो, सेमीकंडक्टर में जो नोट्स में लिखा रहा हूं, तुमने इससे ना ज्यादा लिखना है ना ही कम लिखना है। मेरी बात समझ में आ रही है? ना इससे ज्यादा लिखना है ना ही इससे कम लिखना है। क्वेश्चन क्या आएगा इसमें? क्वेश्चन आएगा क्लासिफाई द मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड डायग्राम। ये नहीं 3 डब्बे बना के छोड़ दोगे और सोचोगे तुम्हें 3 नंबर मिल जाएंगे। आधा नंबर मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। जैसे मैंने लिखाया है वैसे लिखना है और सिचुएशन को एक्सप्लेन करना है, तुमको पूरे 3 में से 3 नंबर मिलेगा। तो इसलिए इस चैप्टर के मैं तुम्हें जैसे नोट्स बनवाऊंगा, संभाल के रखना, एज इट इज लिख कर आना, पूरे नंबर बोर्ड में मिलेंगे बिना कटे, ठीक है? कल हम लोग कल आपका टेस्ट है डुअल नेचर का। परसों वी विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ ये। कोई डाउट है रुक के पूछ लो, मेरी बात सुनो। बहुत छोटा चैप्टर है डुअल नेचर, बहुत ही इजीली तैयारी की जा सकती है। मॉडर्न फिजिक्स का टारगेट लेके चलो, इस 10 दिन के अंदर में आपने मॉडर्न फिजिक्स की अपनी तैयारी कर लेनी। बात समझ में आ रही है? साथ साथ करते चलो, मॉडर्न फिजिक्स की तैयारी खत्म हो जाएगी। सेमीकंडक्टर को अच्छे से करना सबसे ज्यादा वेटेज है। आपका मॉडर्न फिजिक्स तैयार हो गया तो आपके पासिंग मार्क्स तो आ गए। लेने नहीं है उतने, लेने बहुत ज्यादा है, लेकिन एक बात होती है ना कि मेरे पासिंग मार्क्स तो मॉडर्न फिजिक्स में, और पूरी कोशिश करो कि मॉडर्न फिजिक्स में 1 नंबर ना कटे। और कल के टेस्ट के लिए डुअल नेचर के लिए आपने क्या करना है? आपने सारे शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ने हैं। आपको मॉडर्न फिजिक्स से छोटे छोटे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। चैप्टर मुश्किल नहीं है, आपको पता लग चुका है, लेकिन इंफॉर्मेशनल चैप्टर है। अगर आप अपने टेस्ट को, मेरी बात सुनो, ये बस ये खत्म हो जाएगा, इसके बाद आप अपने टेस्ट और रिवीजन को सीरियसली नहीं लोगे, मैं आखिरी बात आपको बोलूंगा बस 2 मिनट के लिए, अगर आप उसको सीरियसली नहीं लोगे तो मैं आपको बता रहा हूं आपके बोर्ड के नंबर ड्रास्टिकली डिक्रीज करेंगे, ड्रास्टिकली डिक्रीज करेंगे। आप वो बैच हो जिन्होंने 10th का पेपर नहीं दिया है, मैं याद नहीं दिला रहा, आपको पता नहीं है 3 घंटे के पेपर में लिखा कैसे जाता है, कुछ लिखो तो नंबर कैसे मिलते हैं। आपको वही इंप्रेशन है जो आपका टीचर बना के आपको रखा हुआ है, जो आपका टीचर आपको बना के रखा हुआ है बोर्ड वैसे ही होगा जरूरी नहीं है। तो योर टेस्ट एंड प्रॉपर रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपनी कमियां खामियां टेस्ट से पता चलेंगी और आप उसको इंप्रूव करके बार टेस्ट दोगे और रिवीजन करोगे, तभी आप बोर्ड में एक अच्छा नंबर सिक्योर कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। मैं आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली, आपको आदत नहीं है इतने बड़े सिलेबस का इकट्ठा पेपर देने की, तो आप उस दिन पछताते रह जाओगे और कुछ नहीं कर सकोगे। और अब आपको कोई उम्मीद तो है नहीं कि दोबारा कोरोना आ जाएगा और सेमेस्टर सिस्टम हो जाएगा और ऐसा वैसा कुछ हो जाएगा, तो ऐसी कुछ चीजें हैं नहीं। तो यहां पर आपके पास एक ही चीज है, आपको सिंसियरली हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको रिटन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी आप अपने फर्स्ट बुक और सेकंड बुक विथ रिवीजन, अभी अपने टारगेट को मॉडर्न फिजिक्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लो, और फिर आप जम के रिवीजन करेंगे पूरे दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने रिवीजन के लिए। इतना तगड़ा है ना, इतने हम स्ट्रॉन्ग रिवीजन कर सकते हैं 3 महीने के अंदर में कि हमारा कोई भी नंबर नहीं हिल सकता है। अगर आप डेडिकेटेड रूप में अपनी तैयारी करोगे तो आप 70 आउट ऑफ 70 के लिए ड्रीम कर सकते हो और उसको अचीव भी कर सकते हो। पहले तो ड्रीम करोगे तब अचीव करोगे, खुद ही 62 भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो जब सोच ही लिया तो कहां से आएगा। तो आप 70 का ड्रीम भी कर सकते हो और आप 70 को अचीव भी कर सकते हो। यही 3 महीने क्रूशियल, दिसंबर जनवरी फरवरी, पूरा डेडिकेटेड तरीके से अगर आप तैयारी करोगे। अभी भी अगर आपके अंदर बचपना रह जाएगा कि 2 मिनट नीचे खड़े रह लें, लोगों से बात कर लें, फोन चला लें, तो फिर ये चीज अचीव नहीं हो पाए। बोर्ड एग्जाम्स
से कोई भी एग्जाम हो, और ये बहुत क्रूशियल एग्जाम, आपसे कंप्लीट डेडिकेशन मांगता है। और मैं आपको बताता हूं होता क्या है, इतने साल का एक्सपीरियंस है, आपको बता रहा हूं, आप जैसे जैसे ये सर्दियां बढ़ेंगी ना, आप उतने ही सुस्त और लथार्जिक होते जाओ। आपको गालियों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ढीठ हो चुके होगे। डर नाम की चीज आपको रहनी गई होगी, न घर वालों की, न टीचर की, न पेरेंट्स की। डर, डर गलत बात है, शर्म, शर्म आपको रहनी गई होगी, न टीचर की, न पेरेंट्स की, न अगल बगल की। ठीक है, बेशर्म हो चुका होता है बंदा इस समय तक। ये सब तुम्हारे साथ होगा अगर तुमने इससे अपने आप को बचा लिया, थोड़ा शर्म अपने अंदर रखा कि टेस्ट देना है, नंबर खराब आएंगे तो खुद में बुरा लगना चाहिए। तुम अगर अगर अपने पेरेंट्स को ये बोल दो कि नहीं आते नंबर, जाओ कर लो, घर से तो नहीं निकालेंगे तुम्हें। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तुम खींच के अगर ये जवाब दोगे, तुम्हारे घर वाले क्या करेंगे? बेचारे मजबूर है कि तुम तुम्हारे जैसी औलाद है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? भगा तो सकते नहीं है, ये तुम्हारी अचीवमेंट नहीं है, उनकी मजबूरी है। अगर तुमको लाया होता कहीं और से तो विदा कर देते, अब खुद का है तो कहां भेजेंगे? नहीं, मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपके मन में भी लिथार्जिनेस आएगा, है ना? अभी ठंड आएगी, आपको नींद बहुत आएगी, आप इन सब चीजों से खुद को आपको बचाना पड़ेगा। ये 3 महीना आपको कंप्लीट डेडिकेशन चाहिए, गैजेट से दूर हो जाओ। आपका वो अपने हर वीकेंड पे स्क्रीन टाइम चेक करते हो? चेक करो, तुम्हारे 3 से 4 घंटे मिनिमम होंगे, नहीं होंगे जो तुम्हारे पेरेंट्स आएंगे मैं चेक करा दूंगा। अगर आपकी स्क्रीन टाइम 3 से 4 घंटे है तो सोचो अपने साथ कितना गलत कर रहे हो। मिनिमम बोल रहा हूं तुम्हारे, मैंने चेक किया पीछे कई बच्चों के, 4 घंटे स्क्रीन टाइम एवरेज दिन का। 8 घंटे तुम सोते हो, 4 घंटा तुम फोन चलाते हो, 12 घंटा तो ऐसे निकल गया, 24 घंटे का दिन होता है। 12 घंटे में बाकी 3 घंटे ट्यूशन जाते, मतलब 3 ट्यूशन है, उनको 2 घंटे का बना लो, 1 घंटे का, तो 6, 12, 6, 18 घंटे वैसे निकल गए। 2 घंटे तुम बाथरूम में बिताते हो, 2 घंटे तुम खाते हो, 22 हो गए। बाकी 2 घंटे तो तुम ऐसे किसी के बारे में देखते सोचते निकाल देते हो। फिर टेस्ट वाली रात को याद आता है कि टेस्ट की तैयारी करनी, तो नहीं हो पाएगी यार। अगर आपकी घर पे पढ़ाई नहीं होती है, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, जो मैं कर सकता हूं वही मैं कर सकता हूं, आपके बदले पढ़ नहीं सकता। आपको जबरदस्ती इस स्टेज पे आपको कोई जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकता, और फिजिक्स में जबरदस्ती पढ़ा के नंबर नहीं लाया जा सकता। मोटिवेशन होगी, आपको शर्म रखनी होगी, डर तो आपको हो ही नहीं सकता। शर्म रखनी होगी इतनी सी कि भाई मेरा टेस्ट है, मैं टेस्ट दूं, कम नंबर आए तो भी दूं, अपनी गलतियां पता करूं और बार बार रिपीट करूं। टेस्ट भाग जाने से तो मेरा कुछ नहीं लोगे, मेरा कुछ जाएगा क्या? तुम्हारा कुछ बचेगा नहीं। टेस्ट तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं है, लेकिन मिस नहीं करो, नहीं तो फिर मैं पेरेंट्स को बोलूंगा थोड़ा कलेश होगा, दोगे जरूर। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो अपना रूटीन फिक्स कर लो, आने वाले 3 मंथ्स के लिए स्कूल जाना मिनिमम कर लो, अटेंडेंस कम है तो भी कोई बात नहीं, घर पे बैठ के पढ़ो। घर पे पढ़ाई नहीं होती है, सेंटर आ जाओ, सेंटर 11, 12, 11:30 तक खुल जाता होता है, बैठ के डेडिकेटेड तरीके से पढ़ो। यहाँ बैठ के बातें मत करो, बैठ के डेडिकेटेड तरीके से कोने में बैठो, पढ़ो। घर दूर है, टिफिन लेकर आओ, बैठो, खा के अपने डेडिकेटेड तरीके से पढ़ाई करो, और पढ़ाई करके फिर आप अपनी क्लास लगाओ, घर जाओ। अगर आप आज भी वही रूटीन रखोगे, सुबह स्कूल गए, 2 बजे स्कूल से आए, फिर खाना खाया, फिर आराम गए, फिर ट्यूशन गए, फिर शाम को घर आए, आपको हर सब्जेक्ट को, मैं हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, और फिजिक्स की अब से आपको रोज 4 घंटे कम से कम देने चाहिए, 4 आवर्स डेली। 2 आवर्स फॉर रीडिंग, रीडिंग की हैबिट नहीं है आपको, 2 आवर्स फॉर रीडिंग, 2 आवर्स फॉर राइटिंग। दे के देखो, जो तुम्हारे नंबर 90-95% नहीं बने तो मुझे बता, यही मिलूंगा। लेकिन अगर नहीं दिया तो उसी रेशियो में कम भी करते चले। आप डेली 4 घंटे फिजिक्स को दो, 2 घंटे किसके लिए? फॉर रीडिंग, फॉर रीडिंग योर टेक्स्ट बुक, रीड एनसीईआरटी, रीड एसएल अरोड़ा, रीड योर नोट्स। 2 आवर कंप्लीट रीडिंग एंड 2 आवर्स कंप्लीट राइटिंग। लिखो, जितनी चीजें पढ़ी है उनको लिखो। लिखोगे ना, लिखते लिखते आपने कभी देखा होगा, जब ड्राइविंग आदमी बहुत ज्यादा सीख जाता है, जब ड्राइविंग में एक्सपर्ट हो जाते हो, तो सोचना नहीं पड़ता, अपने आप हाथ काम कर रहा होता है, पैर अपने आप काम कर रहे होते हैं। आपको जब शुरू शुरू में ड्राइविंग शुरू की थी तो ये था कि वो था, दबाऊं कि छोड़ू, याद करो अपने दिन, है ना? या आपने एक्टिवा सीखा होगा तो देख लो, बाइक सीखी होगी तो देख लो। जब आप बहुत लिखोगे ना तो चैप्टर आप हाथ चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा फ्लो में। पेपर के प्रेशर में अगर आपका दिमाग बहेगा ना, हाथ में प्रेशर नहीं आता,
वो चलता रहेगा ऐसे, वो 3 घंटे फ्लॉलेस। आप देखो क्या होता है, आप अपनी कॉपी को चेक करो, मैं आखिरी बार ये बात बोल रहा हूँ कि समय आ गया पेपर का, आप अपने पेपर शुरू करते हो मोती जैसी हैंडराइटिंग के साथ, बीच का देखो खिचड़ी हो जाती है, और आखिरी वाला तो लगता है जैसे हवा, तेज हवा में सब बह गया है। अरे जिसके 5 नंबर थे उसकी तुमने लेनी देनी कर दी, टीचर पढ़ ही नहीं पा रहा क्या लिखना है। क्यों होता है? हमारा हाथ थक जाता है। साइकोलॉजिकली बात को समझो, क्यों होता है ऐसा? जब तुम पेपर शुरू करते हो हाथ फ्रेश होता है, माइंड फ्रेश होता है, अच्छे से लिखते हो, अरे जी पेपर है जी, नंबर लेने हैं जी, फिर टाइम घट रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे हो गया, और आखिर में तो वो पढ़ ही नहीं पाया। अगर वो पढ़ ही नहीं पाया, तुमने अगर सही भी लिखा तो नंबर कैसे मिलेंगे तुमको? जैसे तुम्हारी कॉपी स्टार्ट हो रही थी, थोड़ी खराब होकर एंड हो जाए, अपोजिट। अजी मैंने कई बार कॉपी चेक किया, पता नहीं चला था कि जिस बंदे ने लिखा उसी की राइटिंग है ये। तो तुम आखिर में डायग्राम ऐसे बस गोला बना के ऐसे सीबीसी का भी है बस, तो लेबल डायग्राम एंड तक जैसे शुरू किया था वहां तक क्यों होता है ये मैं तुमको बता रहा हूं। मैं बता, तुम्हारा दिमाग और हाथ दोनों क्या हो जाता है, थक जाता है। तुम देखो जैसे तुम 3 घंटे का अपना पेपर देकर आते हो, क्या मस्त नींद आती है तुम्हें, आदत ही नहीं है तुम्हें ना, ब्रेन ट्रेंड नहीं इतने झेलने के लिए एग्जॉस्ट, जहां एग्जॉस्ट पड़ा थक गया, धुएं निकल गए तुम्हारे। इसकी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते रहोगे तो दिक्कत आएगी। टेस्ट की कल तैयारी करके आओगे, जिसको डाउट पूछना है वेट के निकाल के डाउट पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। क्या बेटा? फर्स्ट को फिजिक्स